नमस्कार। हर दिन की तरह एजेंडा में के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्या दिया, देश में सियासी भूचाल आ गया है। कयासों का बाजार गर्म है। मीडिया और सोशल मीडिया में धनखड़ के इस्तीफे को लेकर तरह तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। विपक्ष तमाम तरह की स्टोरी बता रहा है और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे को सिरे से खारिज कर रहा है, पर सच यही है, आजादी के बाद धनखड़ ही इकलौते उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल के बीच में रिजाइन किया है। इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वीवी गिरी और डॉक्टर वेंकट रमन ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। धनखड़ के इस्तीफे पर कोई कुछ भी कयास लगाए, पर पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट से मतलब आसानी से लगाया जा सकता है। पीएम मोदी ने इस्तीफे पर कहा है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश सेवा का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम कह रहे हैं उन्हें अवसर मिला है, ना कि जनता जनार्दन से कोई अवसर दिया गया है। ये तो रही पीएम की बात। तो क्या हुआ जिस पर धनखड़ ने इस्तीफा दिया, ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने एक गुगली से विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया है और संदेश दिया है कि ऊंट की चोरी न्योरे निहुरे नहीं करने देंगे। क्या धनखड़ विपक्ष के खेल में फंस गए थे? क्या उन्होंने सरकार को बिना बताए राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों के जज यशवंत सिन्हा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को मंजूर कर चूक कर दी, जबकि लोकसभा में सरकार पहले ही विपक्ष से बात कर महाभियोग की नोटिस दे चुकी थी? क्या धनखड़ को यही चूक भारी पड़ गई? इन सभी सवालों पर व्यापक चर्चा करेंगे और धनखड़ सियासी एपिसोड की वजह भी ढूंढेंगे। चर्चा में बतौर मेहमान राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी पटना से जुड़ेंगे। डॉक्टर कुमार बिहार ही नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों की सियासी फसल के बड़े जानकार हैं। दूसरे मेहमान कानपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, लॉ विशेषज्ञ और प्रोफेसर डॉक्टर ए.बी. जायसवाल जी होंगे। डॉक्टर जायसवाल जी मौजूदा सियासत पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तीसरी मेहमान डॉक्टर विभा दीक्षित जी होंगी। आप क्राइस्ट कॉलेज में राजनीति शास्त्र की एचओडी हैं और मॉडर्न पॉलिटिक्स का खेल बखूबी जानती हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले डॉक्टर संजय जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लग रहा है इस्तीफा क्यों है और क्या कोई वजह है इसकी? डॉक्टर संजय साहब। जी जी, नहीं बिल्कुल वजह है, क्योंकि जी बतौर धनखड़ साहब ने तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया कि हमने मेडिकल एडवाइस पर इस्तीफा दिया है। ठीक है, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, लेकिन सत्र जिस दिन शुरू हुआ उस दिन सत्र का संचालन उन्होंने किया। बजाते बाकी सांसदों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जो आपने इंट्रो में कहा जी कमोबेश कहानी जाकर के वहीं पर ठहर जी कि भाई ऐसे ही कोई इस्तीफा व्यक्ति से नहीं ले लिया जाता। हाँ हाँ ठीक है, धनखड़ साहब स्ट्रेट बोलने वाले थे, निर्णय लेने वाले थे, लेकिन कभी कभी सरकार जो होती है, सरकार की किरकिरी न हो जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जी अगर धनखड़ साहब को भाजपा ने गवर्नर बनाया बंगाल का, अगर धनखड़ साहब को भाजपा ने बनाया वाइस प्रेसिडेंट, तो इस बात की समझ भी उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो लॉ के स्टूडेंट रहे थे और एक अच्छे वकील के तौर पर वो जाने जाते थे। लॉ की उनको समझ थी। अगर राज्यसभा में जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो लाया गया था महाभियोग, जी जी तो किसने लाया? बहुत छोटी सी बात है, ये विपक्ष ने लाया था और स्वाभाविक है कि इसकी अनुमति इन्होंने दे दी थी कि हाँ ठीक है हम पास करा लेंगे। स्वाभाविक है कि वो महाभियोग पास भी हो जाता, तो एक तरह से विपक्ष की जीत होती। लोकसभा में भी राजनाथ सिंह के कमरे में बात चल रही थी कि हम सबसे पहले लोकसभा में इस प्रस्ताव को ले आएंगे। लोकसभा के सदस्य जो हैं, वो जो सरकार के साथ खड़े हैं, वो पहले इस महाभियोग पर अपनी सहमति जाहिर कर देंगे, ताकि ये बात चली जाए कि नहीं, लोकसभा में सत्ता पक्ष ने ही महाभियोग ला करके जस्टिस वर्मा जी को किनारे किया।
लेकिन जब राज्यसभा में जब इस बात की शुरुआत हो जाती है, और जब धनखड़ साहब ने कहा भी कि हम अब चाहते हैं कि राज्यसभा में इस पर बहस हो, राज्यसभा में इस पर कार्रवाई हो। जी। भाई, राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव ही विपक्ष ने लाया, और विपक्ष ने जब इस प्रस्ताव को ला करके और धनखड़ साहब ने इसकी अनुमति दी, और महाभियोग अगर पास हो जाता तो शायद सत्ता पक्ष की किरकिरी हुई। और जी, जी। इसी को लेकर के चाहे किरण रिजिजू बजाते विधि मंत्री के तौर पर, या जेपी नड्डा साहब, ये दोनों ने वहां उपस्थित होने से अपने को किसी न किसी तरह से रोक लिया। मेरी जो समझ है कि विपक्ष के ही आह्वान पर, विपक्ष के ही दबाव पर, या विपक्ष ने किसी तरह से धनखड़ साहब को सहमत कर दिया, इसको लेकर के जो इनकी बातें हुई, जिस तरह का इन्होंने प्रपोजल पर एक तरह से अपनी सहमति जाहिर कर दी थी, इसको लेकर के थोड़ा सा सरकार असहज हुई। और फिर बाद में तो धनखड़ साहब बेहतर बता सकते हैं कि किनका फोन आया, और फिर इन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। जो मैं समझ पा रहा हूँ चीजों को, अंदर खाने की बात तो धनखड़ साहब बेहतर बता सकते हैं, या जिन्होंने इस्तीफा, चूंकि जो खबरें चल रही है, दो तरह की खबरें चल रही है, या इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा ले लिया गया। मेरी समझ से, जो जहां तक मैं समझता हूँ, कि इस्तीफा ले लिया गया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे वो बीबी गिरी हो, चाहे वेंकट रमन हो, बतौर प्रेसिडेंट बनने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन टेन्योर के बीच में ही इस्तीफा देना धनखड़ साहब जैसे लोगों का, और बिना कोई कारण का, बिना कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें इनको आगे कोई जिम्मेवारी दी जा रही थी, शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि इस्तीफा ले ही लिया गया इनसे। ठीक बात है। आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बहुत बढ़िया बातें कही डॉक्टर साहब। मैं तफसील से आपसे और सिलसिलेवार सवालों को इस क्रम में रखूंगा। मैं डॉक्टर जायसवाल साहब से पूछना चाह रहा था, ये जो कयासों की राजनीति हो रही है डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है? इतना स्पेकुलेशन हो रहा है पॉलिटिक्स में, रोज तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने अगर रिजाइन कर दिया है तो मुझे लगता है कि कुछ एक आध दो चीजें रही होंगी। डॉक्टर संजय जी ने बिल्कुल परफेक्ट कारण बताया है। मुझे लगता है इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इतने सारे सवाल राजनीति के गलियारों में पेवस्त कर दिए हैं कि उस पर अब कैसे कोई क्या बोल जाए ये पता नहीं चलता। डॉक्टर साहब, आपकी राय जानना चाह रहे थे। देखिए, विपक्ष का काम है कि जो भी चीज आए उस पर राजनीति करना, वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ये उनका काम है। लेकिन जो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति है, या जो उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रावधान है, ये शामिल जो शुरुआती अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट बनाया था संविधान का, उसमें उपराष्ट्रपति के पद का कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन बाद में उसे संशोधित किया गया, और अमेरिका का जो मॉडल है उपराष्ट्रपति का, अमेरिकन संविधान के मॉडल से ये मॉडल लिया गया उपराष्ट्रपति का। और जब ये मॉडल लिया गया, अम्बेडकर साहब ने लाया कि ये उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी भी होगा और राज्यसभा का संचालन भी करे। तो संविधान सभा में केटी साहत है, उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति को दो काम मत दीजिए। लेकिन निष्कर्षतः संविधान सभा इस मुद्दे पे सहमत हुई कि ये दोनों काम कर सकते हैं, और ये उपराष्ट्रपति है, बहुत गरिमा का पद है, और ये निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका का सरकार और विपक्ष के बीच में किसी से बिना प्रभावित हुए वो काम करेंगे। और चूंकि वो उपराष्ट्रपति है तो सरकार के हिस्सा है, तो सरकार का ही बचाव करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार का बचाव नहीं करेंगे। और इसी संदर्भ में, क्योंकि संसदीय प्रणाली भारत में अमेरिका की तरह प्रणाली नहीं है, तो संसदीय प्रणाली में संसद में जो भी कानून बनना है, जो भी प्रक्रिया विधेयक पास होना है, वो सरकार के मंशा के अनुसार ही पास होना चाहिए, नहीं तो सरकार को खतरा उत्पन्न हो जाए। तो धनखड़ साहब ने इस प्रक्रिया का और संविधान सभा के उस इंटेंशन उल्लंघन किया। ऐसा नहीं कि ये पहले उपराष्ट्रपति, तो उसका इन्होंने उल्लंघन किया। और स्वाभाविक तौर पे है कि उसका जो संसदीय सरकारों में इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट हुआ। सरकार उस पर एक्शन ली नहीं ली, उनके बीच का बात है, क्योंकि पर्दे के पीछे और चीजें हैं, सामने और चीजें हैं।
तो उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है उस भूमिका से ये बाहर चले गए। दूसरा एक समस्या धनखड़ साहब के पूरे कार्यकाल का है जो मैं नोट करता हूं कि जब जी। आप उपराष्ट्रपति होते हैं तो पूरा सरकार में आप प्रोटोकॉल में बहुत ऊपर हो, तो आप कोई भी काम आपको करना है आप सरकार के अंतर्गत करेंगे, मीडिया में नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस वर्मा का केस लेके उन्होंने जिस तरह से मीडिया में मैटर रखा वो उनका काम नहीं था। वो सरकार में अभियान चला सकते थे, सरकार के मंत्रियों से बात कर सकते थे, पत्र लिख सकते थे संसदों को कि ये बहुत गलत है, लेकिन उन्होंने मीडिया में रखा। और तीनों सरकार का अंग, संसद, कार्यपालिका और विधायिका, वो कार्यपालिका के अंग जी। तो एक अंग सीधे दूसरे अंग पे हमला करे और फिर इस तरह से एक लोकसभा में आ रहा है, फिर राज्यसभा में आ जाए, क्रेडिट का प्रकरण चले, तो वो प्रकरण एक अच्छा संदेश देश के लिए नहीं देता। और कि अगर इतने बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दा पे पहली बार संसद एकमत हुआ है कि हम पास करेंगे, क्योंकि भारत को कोई महाभियोग का एक्सपीरियंस नहीं। एक जस्टिस रामास्वामी पंजाब के थे, उनके खिलाफ लाया गया था, लेकिन वो महाभियोग पास हो नहीं पाए। ठीक बात। तो महाभियोग का ये पहला एक्सपीरियंस था और न्यायपालिका को संदेश देने का, तो स्वाभाविक है कि सरकार के सभी लोगों को मिलके और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। ठीक बात है। मैं अब डॉक्टर विभा जी के पास जाना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, जो आपको सियासत पढ़ाती भी हैं और रोजमर्रा के जीवन में उससे आप रूबरू भी होती हैं, मुझे लगता है आप उसकी बहुत अच्छी विवेचना कर सकती हैं। इस पूरे कांड की एक छोटी सी ब्रीफ विवेचना आप कर दीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, डॉक्टर विभा दीक्षित जी, प्लीज। देखिए, मेरा जहां तक मानना है, धनखड़ साहब का जो रेजिग्नेशन आया है सबके लिए एकदम से भौचक, एक तरह से एक स्ट्रेंज तरीके का हैपनिंग था, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। लेकिन इसके पीछे बहुत दिनों से जो है चीजें चल रही थी, ये ऐसे अचानक ही नहीं हुआ है। जहां तक मेरा मानना है कि धनखड़ साहब जो है सरकार के सपोर्ट से हटकर अपनी एक अलग लकीर बना रहे थे। शायद उन्होंने फरवरी से ही, आप उनके व्यवहार, जो उनको मर्यादाएं उनके लिए जो संविधान में दी हुई हैं, उन मर्यादाओं के परे वो जो है व्यवहार कर रहे थे। और शायद उनकी महत्वाकांक्षाओं ने बहुत जोर पकड़ा और उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया, जो सोच से उन्होंने पार्लियामेंट में काम किया, वो सबके दिमाग में एक तरीके से शंकाएं पैदा करता है। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उनका बहुत ही प्री प्लान मोटिव था, उन्होंने बहुत सोची समझे तरीके से ये कार्य किया है, ऑपोजिशन को साथ ले लिया। वही ऑपोजिशन जो कुछ महीने पहले उनका इम्पीचमेंट चाहता था, सडनली वो उनके गुणगान करने लगा, उनके ऑपोजिशन के, उनका जो रेजिग्नेशन है उसके ऊपर प्रश्न उठाने लग गया। तो कहीं ना कहीं उनका जो है कुछ गठजोड़ हो रहा था ऑपोजिशन से, ऐसा महसूस हुआ। और जो सरकारी जो लाइन है उससे वो भटक रहे थे और शायद सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट का कारण भी बन सकते थे। तो सरकार ने समय रहते ये निर्णय लिया है और मेरे हिसाब से ये विधि सम्मत भी होना चाहिए, जहां तक विधि विशेषज्ञ बोल रहे हैं। लेकिन उनको जो है संविधान से परे वो नहीं थे, तो उनके अंदर कुछ महत्वाकांक्षाएं थी जिसके तहत उन्होंने इस तरीके के जो कार्य किए हैं, जो जिस पर प्रश्न चिन्ह लग गया और जिसकी वजह से जो है उनसे जो है, मेरे हिसाब से उनसे जो है इस्तीफा लिया गया है। सरकार जो है उनके कुछ रवैये से जो है काफी संतप्त थी, वो शायद इससे कंफर्टेबल नहीं थी और उन्होंने जो है एक समय रहते ये निर्णय लिया कि ये सही समय है सरकार के को बचाने के लिए, सरकार के सही समय उनके निर्णय को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि कुछ जहां तक के डिफरेंसेस आ गए थे दोनों के बीच में, जो उनका चलन था और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, उसमें बहुत कुछ डिफरेंसेस थे। ऐसा मेरा मानना है कि सरकार ने सही समय पे सही कदम लिया। डॉक्टर विभा जी, आपने बहुत सही बात कही। महत्वाकांक्षा तो उन्हें बहुत थी। अभी उन्होंने एक डेढ़ दो महीने पहले गाड़ियों को लेकर भी काफी विवाद पैदा किया था कि हमें ये गाड़ी चाहिए और फ्लीट में ये सब गाड़ियां हटा दीजिए। तो उस पर शायद बजटरी सपोर्ट नहीं था। वो करीब लगभग 11-12 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा खेल आ रहा था। उस पर सरकार ने अपने बैकफुट पे कर लिया और उन्हें खास सादा सा मैसेज दे दिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। मैं डॉक्टर संजय साहब से जानना चाह रहा था। डॉक्टर संजय साहब, इस्तीफे ने बिहार की राजनीति को
में बिल्कुल सनसनी पैदा कर दी है और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम कैंडिडेट्स को लेकर भी ये माना जा रहा है कि बिहार से ही आएगा। कुछ सोशल मीडिया में नीतीश जी को भी उपराष्ट्रपति के पद पर नामित करने की खबरें चलने लगी। तो आपका क्या असेसमेंट है, बिहार की पॉलिटिक्स को आप क्या देख रहे हैं? और इसी में एक जोड़ और रहे, ममता बनर्जी ने कहा कि वो स्वस्थ नहीं थे, ऐसा मैं नहीं मानती हूं, जबकि 19 में धनखड़ जी और ममता जी के बीच में बाकायदा मुचैटा हो रहा था। अब वो उस बेदर्द थी तब, अब वो दर्द अपना मर्म जो है उनके साथ साझा कर रही हैं। क्या आप देख रहे हैं रोज रोज पॉलिटिक्स बदलती जा रही है, क्या है पूरा ये इस पर खाका खींच दीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय साहब। देखिए, राजनीति का ये रंग भी बड़ा अद्भुत होता है। ठीक कह रहे हैं आप। धनखड़ साहब ममता बनर्जी जी को कल तक क्या लग रही थी और आज धनखड़ जी के प्रति कितना उनकी संवेदना जाग गई, उनके स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बुलेटिन जारी करने लगी कि बिल्कुल स्वस्थ है, ये थे वो थे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि सरकार ने, अगर भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए गठबंधन ने आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, तो सरकार की किरकिरी न हो इस बात का धनखड़ साहब को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो इंडिया का है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में पता है लोगों को कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई वाइस प्रेसिडेंट का कोई ऐसी जगह नहीं होती है। ठीक है, एक ऑनररी पद है और इनको कहा गया कि आप, वो है कि प्रेसिडेंट अगर नहीं होंगे या उनका इस्तीफा हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जिम्मेवारी संभालेंगे, लेकिन कोई डिस्टिंक्ट रोल नहीं। क्योंकि आपने बिहार से सवाल किया, थोड़ा मैं बिहार के कंटेक्स्ट में बता देता हूँ आपको जी। जो नीतीश कुमार इतने सीजन लीडर हैं, लगातार 20 वर्षों से, बीच में 9 महीने के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को जिम्मेवारी दी थी, उसके बाद लगातार जो व्यक्ति 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है बिहार, क्या लगता है कि चुनाव के मुहाने पर ये सोशल मीडिया क्या खबर चलाते हैं, नीतीश कुमार जी चले जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट पर, या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव जहां लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, वहां भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार का एक टेस्टेड चेहरा है, उस टेस्टेड चेहरे को बिहार से निकाल करके और ला करके रख देगी केंद्र में, या वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जो लोग भी इसको चला रहे हैं उसमें कोई गंभीरता मुझे नजर नहीं आ रही। कोई इस तरह की बात नहीं है। हालांकि कोई ऐसा कोई टेन्योर थोड़े है कि अगर हरिवंश जी ही अभी देखेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, 6 महीना तक या उससे अधिक भी चुनाव के बाद अगर कोई ऐसी बात होगी कि नीतीश कुमार को कोई सेफ एग्जिट देने की बात होगी, या नीतीश कुमार चाहेंगे कि अब बिहार की जिम्मेवारी किसी और को दे, हम केंद्र में जाए, वो एक अलग बात है। अभी तो कुछ वैसा है नहीं। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि एक चर्चा चली थी कि क्या धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे नीतीश कुमार को केंद्र में लाना, बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाना, मुख्यमंत्री की उम्मीदवार के रूप में किसी व्यक्ति को भी बैठा देना, ये सब कयास थे। इस कयासों में कोई दम नहीं है। हाँ, 2 लोगों की चर्चा है बिहार से जी, और राजस्थान का जब चुनाव था उसी समय धनखड़ साहब को लाया गया था वाइस प्रेसिडेंट बनाकर जी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करती है, जिस राज्य में चुनाव होता है वहां के कुछ कद्दावर नेता को कोई जगह दी जाती है, महत्वपूर्ण जगह, और फिर वहां के सोसाइटी में वो पेनिट्रेट करती है अपने तरीके से कि देखिए हमने क्या स्थान किया। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी कहा गया कि जब वो राष्ट्रपति बनी थी तो पूरे देश के जो ट्राइबल पॉपुलेशन था उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना मैसेज देने की कोशिश की कि कैसे एक ट्राइबल जो महिला थी, जो गवर्नर थी, उनको मैंने राष्ट्रपति रायसीना हिल तक पहुंचाया। तो मैसेजिंग का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। 2 लोगों की चर्चा है। एक चर्चा तो आरिफ मोहम्मद खान साहब का है, एक इतिहास रहा है, रामनाथ कोविंद जी भी बिहार में गवर्नर थे और सीधे यहाँ से वो प्रेसिडेंट के रूप में वो चले गए थे बन करके रायसीना हिल। और दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान साहब के बारे में भी चर्चा है इस तरह की कि हो सकता है कि
अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो ये जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है। लेकिन चूंकि जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है, वो 12 फैसलों का इम्पोर्टेंस भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये नीतीश कुमार का समर्थन अगर हमें मिल रहा है तो नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार की पार्टी की राय को भी हमें माननी पड़ेगी। उसमें जिस तरह से बड़ा न्यूट्रल छवि के हैं हरिवंश जी, इनका जो बैकग्राउंड है वो तो पत्रकारिता रहा है, लेकिन उस कालखंड में भी जब गठबंधन बदला था, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, तब भी हरिवंश जी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाते रहे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहा कि अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस समारोह में क्यों चले गए, उस समारोह में क्यों चले गए, लेकिन वो थोड़ा संतुलित रखे। इस बात की भी समझ बीजेपी को है। एक ऐसे व्यक्ति जो अभी हैं और अगर उनको हम वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, जिसमें हम जेडीयू की भी राय मान लेंगे और बिहार का भी हम रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, ये दो नामों की चर्चा मेरी समझ से है बिहार में कि अगर हो सकता है कि चर्चा तो मनोज सिन्हा की भी है और लोगों की भी चर्चा है, शशि थरूर की भी है जी, शशि थरूर की भी चर्चा। इसी में एक चीज आपसे जानना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है आरिफ को का गेम अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या आपको लगता है बिहार में पासमानदा मुसलमान जो है वो बीजेपी के फेवर में क्लब होगा? आपको लगता है? हाँ, नहीं, कई बिंदुओं पर जो इनके बयान आए वो बड़े साफगोई से इन्होंने बयान दिया जी। एक जब ट्रिपल तलाक का इशू था तो ट्रिपल तलाक में भी इन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, ये साहवानों के केस में उस समय तो मंत्री थे बजाते ये, और साहवानों के केस में भी इनका स्टैंड बड़ा क्लियर था। उसी तरह से अभी वक्फ बोर्ड के सवाल पर अभी इनका एक बयान आया था, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हाँ, एक पटना में महावीर मंदिर है और उस मंदिर के पैसे से जब 7 अस्पताल संचालित हो सकते हैं तो आखिर वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसके प्रबंधन और उसकी पारदर्शिता पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए कि आखिर उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है जिसमें जिस पसमानदा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं 73% जिसकी आबादी है उसका भला नहीं होने वाला। तो बिल्कुल वक्फ का इशू हो चाहे पसमानदा का, जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि अब बीजेपी पसमानदा की बात बड़ी मजबूती के साथ करती है कि ठीक है कुछ लोगों को तो लाभ मिलता है लेकिन पसमानदा के हिस्से में क्या आता है, और वो बराबर उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देती है कि भाई किनके कालखंड में वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उनकी स्थिति तो दलितों से भी बदतर है। तो कई एंगल है जिसमें हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी देके पसमानदा कार्ड भी बीजेपी खेल सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपने बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये दो नामों की चर्चा है, आरिफ मोहम्मद खान साहब या फिर हरिवंश नारायण सिंह पर भी बात बन सकती है कि जेडीयू कहेगी कि नहीं इन्हीं को क्यों न वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी जाए, ताकि जेडीयू को लगे कि नहीं एक वैसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई जो इनकी पार्टी का है। तो दो नामों की चर्चा बिहार से, और बिल्कुल आपने सही कहा मनोज सिन्हा, शशि थरूर, कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी कभी कभी इस तरह का निर्णय लेती है जो कभी उम्मीद भी हम लोग नहीं करते कि भाई मोहन यादव कैसे आ गए मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान पहले बार के विधायक कैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया किनारे हो जाती है। तो चौंकाने वाले भी फैसले लेती है बीजेपी। देखना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर क्या कोई व्यक्ति जिनकी पृष्ठभूमि बिहार से जुड़ी हुई हो उनको रखेगी, या कोई ऐसा नाम जो सोच करके रखी हो कि धनखड़ साहब के बाद हम अपने कोई भरोसेमंद चेहरे को ही बिठाएं जहां पर हमें इस तरह का निर्णय न ले। मैं बिल्कुल सही, मैं डॉक्टर जायसवाल साहब के पास जाना था। आपने एक बात अभी उखाड़ी थी कि अमेरिकन जो पॉलिसी है या अमेरिकन जो ट्रेंड है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब उस पर चेंज आना चाहिए? इस तरह के बदलाव आप मान रहे हैं? इस पर तो कभी फोकस, इस पर तो मुझे लगता है कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ कि हम लोग अब अमेरिकन मॉडल को मान रहे हैं अभी भी।
इस पर तो मुझे नहीं लगता है कि कभी कुछ हुआ होगा। जो उपराष्ट्रपति का मॉडल है डॉक्टर भारतीय जायसवाल साहब। संविधान में, जो उपराष्ट्रपति का मॉडल है भारतीय संविधान में, वो अमेरिकन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लिया गया है। और उम्मीद संविधान सभा ने यही किया था कि ये जिस तरह से अमेरिकन उपराष्ट्रपति निष्पक्ष तरीके से सीनेट का संचालन कराता है उसी तरह से कराएंगे। संविधान सभा के बहस में यह भी था कि उपराष्ट्रपति उसका चूंकि सदस्य नहीं है तो वो वोट जी। कैसे करेगा उसमें। तो संविधान सभा ने ये तय किया कि उनको वोट देने का अधिकार उसमें नहीं होगा, और अगर दोनों पक्ष का बराबर बराबर मत होता है तब इनको निर्णायक मत देने का अधिकार। और ये इसीलिए था कि ऐसा प्रणाली विकसित किया जाए कि उपराष्ट्रपति के प्रति सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का भरोसा हो, ताकि उच्च सदन में गंभीरता पूर्वक किसी विषय का चर्चा हो सके, और जो व्यक्ति चर्चा कर रहे हो सदन के सदस्य, जो सामने उपराष्ट्रपति बैठा हो, उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक गरिमा का भाव कि नहीं, ये देश के दूसरे नंबर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इनके सामने, और वो भी व्यक्ति उसी तरह से जो पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठ के काम। लेकिन भारतीय उपराष्ट्रपति जब से बने, शंकर दयाल शर्मा और उसके बाद जितने भी बने, अगर आप उन सभी का राज्यसभा का कार्यकाल देखेंगे, निजमा हेपतुल्लाह को एक एक्सेप्शन मान सकते हैं, उनको छोड़ के हमेशा कुछ कार्यकाल में थोड़ा बहुत विवाद उपराष्ट्रपति की भूमिका को लेके आता रहा। लेकिन इन विवादों के बावजूद इस तरह का विवाद कभी नहीं हुआ कि सरकार को या सरकारी स्थिति को उपराष्ट्रपति इस पोजीशन में ले जाए जिससे कि वो सरकार दुखी हो या सरकार को अपनी किरकिरी करानी पड़े। तो हमेशा उपराष्ट्रपति एक बैलेंस बना के चलते थे। वेंकैया नायडू साहब जब उपराष्ट्रपति थे तब भी एक महाभियोग का प्रस्ताव था जिसको उन्होंने खारिज कर दिया था, वो विवाद था। और उस विवाद में भी उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया कि वो बड़ा विवाद का विषय बने विपक्ष और पक्ष के बीच में। एक फिर भी राज्यसभा में हमेशा से अंडरस्टैंडिंग रहा, कभी उसका खेल नहीं। लेकिन धनखड़ साहब के बारे में जो मैडम कह रही थी कि थोड़ा उनका महत्वाकांक्षा बढ़ गया था, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो वो जुडिशरी को बिल्कुल दिखाना चाहते थे कि मैं ये कर सकता। मैं आपके साथ इसी से एक सवाल भी ऐड कर रहा हूं। आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति जी विपक्ष के खेल में फंस गए थे? देखिए जायसवाल सर, साहब। जो सरकार, जी सर, हाँ, जो कैरी ऑन सर। संसद हो, जो संसद है और पक्ष विपक्ष है तो वहां वो अपना खेल खेलेंगे। सदन भी इसीलिए बना कि वो अपनी अपनी बात करें, अपना अपना खेल खेले। जो पीठासीन अधिकारी है, उस पीठासीन अधिकारी का एक दायित्व है कि वो किसी के खेल में ना फंसे, क्योंकि उसके लिए देश सबसे पहले। तो जब पीठासीन अधिकारी खेल में फंस जाता है तो न सिर्फ उस सदन का गरिमा गिरता है, बल्कि पीठासीन अधिकारी के प्रति जो जन सामान्य का एक भावना होता है, वो एक श्रद्धा होता है, उसको भी चोट पहुंचती। मैं जो बात पिछले समय कह रहा था कि जो जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं जी, चाहे राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो और विधानसभाओं के हो, ये हमेशा ये कहते हैं कि हम जुडिशियल रिव्यू से ऊपर, हमारा डिसीजन जुडिशियल रिव्यू ना किया जाए। और सोमनाथ चटर्जी साहब ने तो संसद का नोटिस ही लेने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार कर दिया था। और स्वाभाविक है कि संसद ही वो संस्था है जहां पे इनपुट होता है लोगों के समस्या का, और वो लेजिस्लेशन के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से उसका आउटपुट होता है। तो जो समझ संसद को है वो समझ स्वाभाविक तौर पे सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका को नहीं, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटनी उसके पास इसलिए है कि अगर कोई उत्तेजना में या जल्दीबाजी में या बिना चर्चा के बन गया है तो बाकी भावनाओं को देखते समय वो एक चेक एंड बैलेंस बना सके, एक संतुलन बना सके। अब विधानसभाओं के जितने भी पीठासीन अधिकारी रहे, उन सारे पीठासीन अधिकारियों ने पीठासीन अधिकारी की गरिमा को गिरा दिया।
और दुर्भाग्य से आप देखिए कि ये जो गिरावट है वो हमारे संसद की तरफ जा रही है, क्योंकि संसद का बेहतरीन उदाहरण है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार गिर गया, लोकसभा के स्पीकर ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को सदन में बैठने का और बात करने का कि उनके उनके नैतिकता पे छोड़ा। वो कह सकते थे कि आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, आप जाइए। सोमनाथ चटर्जी साहब लोकसभा के स्पीकर थे, वो अपने जी जी। पार्टी लाइन से अलग गए कि नहीं, इस समय मैं लोकसभा का स्पीकर हूं, मैं आपके पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसता। तो जो स्पीकर है उसको ये सोचना पड़ेगा, जो भी सदन का पीठासीन अधिकारी है, कि जी मैं जी। पीठासीन अधिकारी हूं और मुझे इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना। हमें जो संविधान सभा का भावना है उस भावना के अनुसार काम करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के पद का जब सृजन किया जा रहा था तो जी जी। अंबेडकर साहब ने जैसे ही इसका प्रपोजल लाया, संविधान सभा में यह हुआ कि एक व्यक्ति दो भूमिका कैसे निभाएगा। एक भूमिका राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में जब राष्ट्रपति न हो, और दूसरा सदन के संचालन करने के लिए। यह शक्ति का केंद्रीकरण होगा। लेकिन अंबेडकर साहब ने जवाब दिया संविधान सभा में कि नहीं, ये एक लोकतंत्र के लिए बेहतर मॉडल होगा, उपराष्ट्रपति के रूप में एक बड़े प्रतिष्ठा का केंद्र होंगे और वो निष्पक्ष रूप से उच्च सदन को चलाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उच्च सदन में ज्यादा विशेषज्ञ लोग हैं, ज्यादा विशेषज्ञता से बात करेंगे, इसलिए वहां चलाने वाला व्यक्ति, उस सदन को चलाने वाला व्यक्ति भी विशिष्ट व्यक्ति। इस विशिष्टता को पहचान के ही संविधान सभा ने उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी बनाए कि आपके नेतृत्व में राज्यसभा चलेगा। लोकसभा में हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स हो, जी चुनाव हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में एक पवित्र भावना सबके मन में हो। तो वो जो संविधान सभा का इंटेंशन था, वो इंटेंशन कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ा। मैं विभा जी से जानना चाह रहा था। विभा जी, आप तो शिक्षा देती हैं पॉलिटिक्स की, आपको लगता है किताबी राजनीति और मौजूदा राजनीति में बहुत चेंज है, बहुत बदलाव दिख रहा है आपको? इसमें एक सवाल और ऐड कर रहे हैं, मोदी शाह की राजनीति को आप चाणक के रूप में देखती हैं क्या, और आप मॉडर्न पॉलिटिक्स को इससे कैसे कंपेयर करेंगी? डॉक्टर विभा जी प्लीज। हाँ, जो किताबी राजनीति है वो थियोरेटिकल ज्ञान है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल उसमें देखते हैं, जब पॉलिटिकल जो लाइफ में हम उस पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसका बिल्कुल डिफरेंट रूप होता है। मेनली हम लोग देखते हैं कि मनुष्य एक सेल्फ इंटरेस्टेड बीइंग है। वो हमेशा अपने हितों को बढ़ाना चाहेगा, हितों की रक्षा करना चाहेगा एट एनी कॉस्ट। और वहीं पे जो है मनुष्य को, जैसे कहा जाता है, मैन इज अ पॉलिटिकल बीइंग। आप उसको कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकते हैं। तो चाहे वो उपराष्ट्रपति थे, या चाहे वो मोदी है, या जो भी आपका पॉलिटिकल जो पोजीशंस में है, या एक आम नागरिक भी है, वो भी पॉलिटिक्स करता है। हम लोग सबको ये बताते हैं कि जो एक बेसिक ट्रेट है ह्यूमन बीइंग का, वो पॉलिटिक्स करना है, कैसे जी। अपने हितों को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए इसी क्रम में यदि आप देखते हैं तो उपराष्ट्रपति जी भी एक पॉलिटिकल बीइंग है, और हाँ। उन्होंने जो है अपने हितों को जो है साधने की कोशिश करी कि यदि मैं वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्या मैं ऑपोजिशन को जो है साध करके अपने जो हितों की रक्षा कर सकता हूँ, क्या मैं इस पोजीशन से ऊपर उठ सकता हूँ। इसीलिए जो इंडिपेंडेंस उन्होंने ले ली, जो उनको जो दायित्व दिए गए थे, जो कर्तव्य दिए गए थे उस पोजीशन के लिए, वो उससे उठ करके, ऊपर उठ करके वो इंडिपेंडेंस को जो है वो करने लगे कि मैं इस सबसे ऊपर हूँ। और इसी वजह से शायद ये क्राइसिस आई है। यदि वे अपने दायित्व की सीमाओं को समझते, उसके अंदर रह करके वो अपने दायित्वों का पालन करते, अपने नियम कानूनों के हिसाब से अपने निर्णयों को लेते, तो आप देखते हैं कि उनके कई सारे जो टिप्पणियां हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर देते थे, कभी वो मोदी शाह जी पर टिप्पणी कर देते थे, कभी वो जो है आपने देखा कृषि मंत्री पे टिप्पणी कर दिए। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते थे कि मैं एक जाट हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं जो हूँ एक बेहतर जो है निर्णय लेने वाला बन सकता हूँ। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के घेरे में आ गए, और एक किताबी जो पॉलिटिक्स है उससे दूर हटके एक आम इंसान भी इसी तरह का खेल खेलता है। और चाहे वो राजनेता हो या इतने बड़ी पोजीशन पर जो है उपराष्ट्रपति बैठे हैं,
वो भी अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे थे। और जहां तक वही चीज जो है उनकी, जो कहते हैं ना कि जो उल्टा पड़ गया, जो खेल वो चाह रहे थे कि चल जाएगा, जहां जी तक जी जो खबरें आ रही हैं उसमें ऐसा है कि इस वक्त शायद गवर्नमेंट को वो जो है कंट्रोल करने की कोशिश करना चाह रहे थे, अपने हिसाब से वो जो है कुछ निर्णयों में इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे। वो सारी चीजें जो है शायद गवर्नमेंट को इसकी भनक लग गई थी, और काफी समय से चल रहा था ये, इनकी जो जो जी भी जी इनका जी एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था। इस वजह से शायद गवर्नमेंट अभी तक चुप थी, कुछ नहीं। लेकिन जिस अनसेरेमोनियस ढंग से इनका जो है जो लिया गया, इस्तीफा लिया गया, और उसके बाद आप देख रहे हैं 15 घंटे के बाद मोदी जी ने एक ट्वीट किया उनके लिए। और हाँ कोई भी अब सरकार में कोई भी ना उनको फेयरवेल दे रहा है ना कुछ कर रहा है, तो शायद बहुत गंभीर बातें हुई हैं इन लोगों के बीच में। कुछ ऐसा पावर टसल हुआ है जिसकी वजह से जो है ये चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हर कोई ऐसा ही खेलता है। किताबी हाँ बातों में जो हम लोग पढ़ाते हैं वो थियरीज पढ़ाते हैं, चाणक्य की जी नीतियां पढ़ाते हैं, बट खेल जो एक्चुअल पॉलिटिक्स ये लोग खेलते हैं, और इनके हाँ गेम हाँ को समझना एक आम आदमी के लिए जो है बहुत मुश्किल काम है। जो पीछे, जो पर्दे के पीछे जो खेल चल रहे हैं वो शायद हम लोग की समझ से बाहर है। नहीं, ऐसा आपने सही मेरा कहा कि मानना वो है। पॉलिटिक्स जो है वो सबके बूते की बात नहीं है। बहुत कुछ जी। उसमें सहना पड़ता है, बहुत कुछ खेलना पड़ता है। मैं डॉक्टर संजय जी से बात जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है विपक्ष का जो नैरेटिव था या पूरा गेम प्लान था वो पूरा ध्वस्त हो गया इस पूरे इस्तीफे से? या आप कह लीजिए मोदी शाह की जोड़ी ने जो एक्शन लिया है, त्वरित एक्शन, मतलब एक दिन में सारी चीजें उनको पता लग रही है और त्वरित एक्शन ले लिया गया, उसमें विपक्ष को बिल्कुल चारों खानों चित्त कर दिया। आपको लगता है ऐसा हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष में कहीं ना कहीं निराशा है, वो डिमोरलाइज हैं, ऐसा दिख रहा है। डॉक्टर नहीं, साहब देखिए, प्लीज। जी जी, नहीं, विपक्ष डिमोरलाइज क्यों रहेगा? विपक्ष को डिमोरलाइज होने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि जी। उनको अपने नंबर्स पता है कि अगर कहीं कुछ हम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास तो जो नंबर होना चाहिए वो नंबर तो है नहीं। अगर पार्लियामेंट को दोनों को मिला दिया जाए, लोकसभा राज्यसभा को, तो 782 की संख्या होती है। और उनको पता है कि उस नंबर गेम में हम अगर दोनों को जोड़ भी लेते हैं तो करीब जी। करीब विपक्ष 155 के करीब ही पहुंच पाता है, लोकसभा राज्यसभा को मिला। तो उनको नंबर्स पते हैं। लेकिन विपक्ष ने जरूर एक कोशिश की जस्टिस वर्मा के केस के बहाने कि हाँ हाँ उन्होंने धनखड़ साहब को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा में इस मोशन को आप ले आइए। और ऐसी परंपरा भी है और ऐसा है भी, लॉ भी इसको परमिट करता है कि जिस हाउस में भी सबसे पहले ये मोशन पारित होगा उसके हाँ बाद फिर वो निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो जाता है हाउस। शायद इस बात को धनखड़ साहब समझ रहे थे, नहीं समझ रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन विपक्ष को इसमें कामयाबी मिलते हुए दिख रही थी जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और जी जी। इसीलिए वो जो 4:30 बजे का जो टाइमिंग रखी गई थी, हाँ हाँ बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी इनकी थी उसके लिए, और जिसमें किरण रिजिजू साहब को और जेपी नड्डा को भी बुलाया गया था बतौर राज्यसभा के नेता के तौर पर, जी। तो दोनों आने से इनकार कर दिया। और फिर सरकार को लगा कि भाई जब हम लोकसभा में इसको पास करके, मैं अपनी ही बात को दोहरा रहा हूँ, जब मैं जी। इसका क्रेडिट दे सकता था, फिर ये क्रेडिट हम विपक्ष को क्यों दे? कि नहीं, ये सत्ता तो नहीं चाहती थी कि जस्टिस वर्मा पर कोई इस तरह का, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी सरकार, अगर आप, जब से भी हमारा बना है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बाद जुडिशियरी के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। और उस कई कॉन्फ्लिक्ट में जनरली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जुडिशियरी से और खास करके सुप्रीम कोर्ट से कई बार जाकर के इनके दोनों के बीच में इस तरह के विवाद के लेवल पहुंचे हैं। और बाद में पार्लियामेंट ने या वहां के सांसदों ने लॉ मेकिंग बॉडी होने के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कहीं एक दबाव इनके ऊपर होता है, इसको लेकर के बैकफुट पर ये रहे। इस बार लग रहा था कि ठीक है, जस्टिस वर्मा को लेकर के हम अभियोग लाएंगे, लेकिन ये क्रेडिट भी हम नहीं लेंगे। यहाँ सरकार इस तरह का कठोर निर्णय लेने के लिए तैयार है,
और सरकार के इन निर्णय पर पार्लियामेंट में देखिए हमारे सदस्यों की संख्या इतनी है और हमने ही इसको ये किया, महाभियोग लाया और फिर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है, लेकिन इंटरप्रेट ही नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट डोमिनेट भी करती है और वो जो डोमिनेट करती है वो दिख जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्दे के पीछे रहता है। जैसे ही उनके अपने जजेस का मामला आता है सुप्रीम कोर्ट का रुख बदल जाता है, तो वहां पर बड़ा फूक फूक करके इन लोगों को कदम उठानी पड़ती है। अब धनखड़ साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अब जयराम रमेश जी और जो विपक्ष के नेता थे कौन सा इनको भरोसा दिलाए कि बस ये इतिहास कायम हो जाएगा अगर आप जल्दी से इसको राज्यसभा में आप इसको ये कर लेंगे, इस पर बहस करा लेंगे, उन पर महाभियोग चल जाएगा तो फिर समझिए कि आप इतिहास पुरुष हो जाएंगे। धनखड़ साहब इस बात को समझ नहीं पाए कि जिस सरकार ने हमें लगातार प्रोटेक्शन दिया बंगाल से लेकर के और यहाँ तक राज्यसभा तक, यही विपक्ष के लोग जो आप सहानुभूति दिखा रहे हैं इनके ऊपर लाए थे ना भाई। अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? विश्वास प्रस्ताव तो वही विपक्ष लाई थी, लेकिन सरकार इनके साथ खड़ी थी। ये खेल को शायद धनखड़ साहब नहीं समझ पाए और बिल्कुल मैं कि जो डेमोक्रेसी में जो थ्योरी होता है प्रैक्टिकल अलग होता है, उस प्रैक्टिकल को समझना पड़ता है, उसके लिए कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। हर कुछ एथिक्स के हिसाब से ही नहीं होता है। एथिक्स ये कहता है, लॉ ये परमिट करता है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन ये थियोरिटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट में आप जिनकी वजह से आप उस पद पर बैठे हुए थे उनकी भावना, उनका सम्मान और सरकार की किरकिरी न हो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो शायद धनखड़ साहब इस बात को नहीं समझ पाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जो सोचा, बाद में क्या हुआ घटनाक्रम वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन हाँ इस्तीफा जो हुआ हर कोई के गले से ये बात नहीं उतर रही है कि ये इसके कारण स्वास्थ्य उनके रहे हैं, जरूर कोई कारण रहा है जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा दे दिया। आपने डॉक्टर विभा जी की बात को आगे बढ़ाया है, उस पर मुझे लगता है मोहर भी लगा दी। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में। डॉक्टर जायसवाल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है देश की, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत उखाड़ पछाड़ की राजनीति हो रही है और चुनाव के दौरान तो वो राजनीति बिल्कुल सबाब पे होती है। डॉक्टर संजय कुमार जी बेहतर जानते हैं, बिहार का चुनाव हो ही रहा है, 2-4 महीने बाद होगा ही, उस पर तो तलवारें खिंची हुई है। उसके बाद बंगाल की तैयारी है, फिर गुजरात और यूपी की तैयारी है। तो डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों को जानते भी हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है तो ये विधि विशेषज्ञ भी परेशान रहते हैं कि सरकार कभी कुछ अच्छा कह रही है और कल पलट जाती है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर जायसवाल साहब? जो ये दौर है जी, सिर्फ भारत का नहीं पूरे दुनिया का, वो बड़े राजनीतिक उथल पुथल का दौर, चाहे वो एशिया का पॉलिटिक्स हो या चाहे यूरोप का पॉलिटिक्स हो या यूएस का पॉलिटिक्स हो, उथल पुथल का दौर है। और हम लोग जो है, जो नागरिक समाज है या जो सिविल सोसाइटी है या कॉमनवेल्थ है, वो टेक्नोलॉजी के युग में जी रहा। तो टेक्नोलॉजी से उसको सरकार का और राजनीतिक प्रक्रिया में जो पहले कुछ लोगों का एलिट क्लास का भागीदारी होता था और वो छन छन के नीचे जाता था, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर खत्म हो। अब सोशल मीडिया के दौर में और टेक्नोलॉजी ने हर गतिविधि को हर व्यक्ति तक पहुंचा दी। तो अब नेताओं का या किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का ये नहीं है कि पर्दे के आगे आप क्या करेंगे और पर्दे के पीछे क्या करेंगे, वो अखबार में कुछ समय बाद स्तंभ आएगा और वो पढ़ेगा, वो दौर नहीं। अब वो सारी चीजों को जानता समझता और जानते समझते हुए वो अपना लोकमत बनाता है कि हमको किस दिशा में जाना। तो एक तो राजनीतिक उथल पुथल में है और बहुत सारे जो अभी राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं देश में, चूंकि संस्थागत परिवर्तन, कि जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि क्या बिहार से कोई राज्यपाल हो सकता है जी। तो जितनी मेरे को भाजपा की समझ है
हाँ जिसके हाँ। भी नाम का चर्चा हो जाता है वो अमूमन नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिसका नाम, आप कानपुर का उदाहरण देख सकते हैं कि जिसका भी नाम विधायकों में चर्चा में चल गया उसका हाँ हाँ। टिकट कट ही जाता। वो तो डॉक्टर और संजय जी कह रहे हैं कि जिसका जिस वहां सब कुछ जो है अलग ही होता है। आप किसी के बारे में सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। आपने जिसके बारे में कहा उसके बिल्कुल अलग इतर नाम निकलेगा। मैं इसी पर थोड़ा सा विभा जी से भी जानना चाह रहा था। विभा जी, आप तो कॉलेज में पढ़ाती लिखाती पॉलिटिक्स को पढ़ाती भी हैं। आपको लगता है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आपके सहयोगी प्रोफेसर और स्टूडेंट्स कोई चर्चा करते हैं या बिल्कुल वो अपनी अपनी जिंदगी में रहते हैं? आपको लगता है इस तरह की पॉलिटिक्स नीचे में नहीं, डिस्कस होती है क्या? नहीं, जैसे डॉक्टर जायसवाल जी ने बताया कि सोशल मीडिया का जमाना है। जी। आज जो है पॉलिटिक्स जो है सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में नहीं रह गई है। आज आप देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स भी सब जो है इतना ज्यादा सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, वो वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और वो डिस्कस करते हैं क्लास में भी कि ये सब क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे हो गई, किस तरीके से जो है इनका राज्यपाल जी का क्या रोल था और उन्होंने किस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया, कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ नैरेटिव चल रहे हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये डिस्कस होते हैं क्लास में। और मैं जहां तक देख रही हूँ आज का जो स्टूडेंट है बहुत अवेयर है, बहुत ज्यादा चीजों को जानता है और कई सारे नैरेटिव्स एक साथ लेता है। प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट दोनों ही चल रहे हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यंग माइंड्स को। तो हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं वो किताबी बातों से हटकर उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का ज्ञान है, वो समझ रहे हैं चीजों को और शायद वो आगे जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी हो। तो जहां तक मुझे लगता है कि सिर्फ अब किताबी ज्ञान नहीं रह गया है, राजनीति जो है एक समझने की चीज हो गई है और नैरेटिव्स को समझने के लिए हर आज का जो युवा है वो तत्पर है। ऐसा मुझे मतलब लगता है वो तो मैं डॉक्टर कि संजय साहब जो से जानना चाह रहा स्टूडेंट्स था। है बहुत। डॉक्टर साहब, आज चुनाव आयोग के आयुक्त ने एक बात कही कि हम अगर उस उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई अगर बात आएगी तो हम तैयारी कर रहे हैं, वैसे हमारी तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद पर कोई नया व्यक्ति बैठेगा या बिहार चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? मुझे लगता है कि शायद बिहार चुनाव तक इंतजार करें, क्योंकि अभी तो एक बस इनके सामने मानसून सत्र है जिसको ये प्रिजाइड कर लेंगे और मानसून सत्र के बाद तो फिर कुछ वैसा है नहीं। अब तो फिर आगे तब तक बिहार का चुनाव निकल भी जाएगा। 22 नवंबर को तो बिहार में लोग वोट ले लेंगे। मैं एक चीज को कहना चाहता हूँ, अभी थ्योरी और प्रैक्टिकल पर बात हो रही थी जी जी कि हाँ, पहले जो लोकतंत्र में पार्टियां बनती थी वो विचारधारा के स्तर पर बनती थी। अब विचारधारा की बात होती है लेकिन विचारधारा पर आधारित पार्टियां बनती नहीं। और खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, जी जी अब उनके आधार क्या हैं बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि उनके क्या आधार होते हैं। और जो उनके समर्थक होते हैं उसी के इर्द गिर्द वो डिस्कोर्स में ले जाते हैं, वही नैरेटिव बनाते हैं और मुद्दे गौन हो जाते हैं। जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का कभी जमाना हुआ करता था, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होता है। इसलिए बच्चे को जब पढ़ाया भी जाता है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वो पढ़ाया जाता है लेकिन वो कोरिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो कक्षा से जैसे ही बाहर निकलता है, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का कभी विद्यार्थी रहा नहीं, लेकिन जो मेरी समझ है कि जो मैं पॉलिटिकल साइंस की किताबों को जो मैंने पढ़ा, तो जो चीजें हैं वहां और जो व्यवहारिक दुनिया है उसमें कोई कोरिलेशन मुझे नहीं दिखता। इसको लेकर के निश्चित रूप से जो आज की पीढ़ी है उसको लगता है कि भाई हमें करना क्या है, क्योंकि पार्टियां वो लेफ्ट की पार्टी होती थी, राइट की पार्टी, जो भी उनकी विचारधारी होती थी, मध्य मार्गी पार्टी होती थी, सोशलिज्म से प्रभावित होकर के पार्टियां बनती थी, वो नाम उनका रह गया है लेकिन धारा जैसी कोई धारा कुछ और दिशा में चली गई है। तो ये जो चीजें जो हम लोग आज बहुत आइडियलिस्टिक तरीके से चीजों को बात कर रहे हैं कि क्या वो जो
बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके टेक्स्ट बुक में जो चीजें डाली गई है, सिलेबस में जो चीजें डाली गई है, राजनीति थोड़ा अलग तरीके से है। और लोग कहते भी हैं कि भाई वहां तो सब कुछ जायज है, सरकार बनानी थी इसलिए हर चीजों को किनारे कर दिया गया और सरकार बना ली गई। तो वहां पर तो कई चीजों की तिलांजलि दे दी जाती है। वहां केवल और केवल मकसद होता है सत्ता का समीकरण बिठाना और सत्ता में हासिल कैसे हमारी जगह हासिल हो, इस पर काम करना। तो ये चीजें जो मैंने महसूस किया कि बच्चे खुद कंफ्यूज हैं कि अगर ये चीजें पढ़ाई जा रही है, हमें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तो फिर ये चीजें होती हुई दिखती क्यों नहीं? दिखती कुछ और है और वो टेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं, वो कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और जहां तक मुझे लगता है कि हाँ जी संजय विभा कुमार जी जी, कुछ। एक चीज मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हाँ पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल पेपर आ गए हैं। अब हम लोग सिर्फ थियरीज नहीं पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, अच्छा। बाकायदा हमारे हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के पेपर आ गए हैं और पहला एक सोशल साइंस का विषय है जिसमें प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो आप देखिए हम लोगों को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी बच्चों को प्रोजेक्ट्स देके उनको पॉलिसीज के ऊपर जो है काम करने जी। के लिए कहा जा रहा है। तो चीजें बदल रही हैं। अब तो आप देखिए लीडरशिप के कोर्सेज आ गए कि हाउ टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर वाले कोर्सेज भोपाल यूनिवर्सिटी चला हाँ रही हाँ है। हाँ तो हाँ। अब जो है किताबी ज्ञान से इतर हम लोग चीजें कर रहे हैं। तो जी बच्चों जी। को बोला जाता है कि आप इस पॉलिसी के बारे में एनालिसिस करिए, इसके बारे में जो है डेटा कलेक्ट करिए, ये जो लीडरशिप हो रही है इसके डिसीजन मेकिंग के पीछे आप देख कर आइए कि क्यों ये डिसीजन लिया गया है। सो इट इज ऑल डिपेंडिंग कि मतलब हम लोग सिर्फ किताबी बातें या थियरीज नहीं पढ़ा रहे या आइडियोलॉजीज नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उससे इतर उन लोगों को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का भी नॉलेज दे रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन द कंट्री एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक अब सीमित नहीं रह गया हमारा छात्र, और ये पहला पॉलिटिकल साइंस का ऐसा विषय है सोशल साइंसेज में जिसको प्रैक्टिकल जिसमें ऐड किया गया है एज अ सब्जेक्ट। एक अच्छी पेपर बात है। हम लोगों का है हर सेमेस्टर में। मैं डॉक्टर संजय तो साहब से एक थोड़ा और बात कर रहा था। क्या आपको लगता है इस पूरे एपिसोड का कोई बिहार के चुनाव पर या आने वाले बंगाल के चुनाव पर कोई इम्पैक्ट देखने जा रहे हैं क्या आप? नहीं, मुझे नहीं दिखता है, न बिहार के चुनाव पर न बंगाल के चुनाव पर, क्योंकि धनखड़ साहब की जो पृष्ठभूमि रही है वो राजस्थान की पृष्ठभूमि रही हाँ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और जी। चूंकि वो बंगाल में गवर्नर जरूर रहे हैं, हाँ हालांकि देश में कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसका असर तो होता ही है, लेकिन जो मास में इसका असर नहीं होता है। कोई सा कोई पेनिट्रेशन मुझे दिखता नहीं है कि आखिर धनखड़ साहब ने कहा कि इस्तीफा क्यों दे दिया, क्योंकि जो उन्होंने लेटर मेंशन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे स्वास्थ्य रहे हैं। का जी। बिहार का चुनाव इसको प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन हाँ, एक चर्चा जरूर है बिहार में कि जी क्या अगला जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद हाँ डॉक्टर राजेंद्र बाबू की पृष्ठभूमि बिहार थी, वो पहले राष्ट्रपति बने थे देश के। क्या जी वाइस प्रेसिडेंट का रास्ता भी बिहार से होकर के पहुंचेगा दिल्ली क्या, या रायसीना हिल में फिर कोई बिहार से संबंधित व्यक्ति बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये जरूर चर्चा में है, जिसमें कई नामों के की चर्चा है। देखते हैं कि क्या वो बीजेपी या जो एनडीए है अभी तत्काल कोई निर्णय लेगी या बिहार के चुनाव के बाद निर्णय लेगी। दोनों में बिहार का हित छिपा हुआ है, जो आप प्रभाव की बात कर रहे हैं। जी अगर जी कोई व्यक्ति बिहार का व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी या एनडीए इस बात को भुनाएगी बिहार के चुनाव कि देखिए हमने बिहार की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को फिर एक बार बड़ी जिम्मेवारी दी है, वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया। और अगर उनको लगेगा कि नहीं अभी इसको हम रोक करके रखेंगे, बाद में हम इस पर निर्णय लेंगे कि किनको कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी, तो अभी बिहार के चुनाव में शायद धनखड़ साहब के इस्तीफे का बहुत ही बड़ी चर्चा नहीं होगी। और बंगाल तो आप जान ही रहे हैं कि धनखड़ साहब और ममता बनर्जी, आज ममता बनर्जी जी जितनी सहानुभूति दिखा दें, लेकिन ममता बनर्जी जी और धनखड़ साहब के साथ जो ये रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में रिफ्लेक्ट होकर के चीजें आई हैं, उसमें मुझे लगता है कि शायद धनखड़ जी की वहां चर्चा भी हो कि वो कितने प्रासंगिक थे। और
ममता जी के खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ जा करके अपने बतौर गवर्नर के तौर पर उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया और आज उनको एनडीए ने किनारे कर दी है या हटा दी है, तो उनके प्रति एक सिंपैथी होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो देखना होगा कि बस एक ही कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में केवल आ रहा है कि अगर कोई बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया गया तो इसका इम्पैक्ट होने की कोशिश एनडीए बिहार में करेगी और बिहार के चुनाव में उनको भुनाने की कोशिश करेगी। ठीक बात है। मैं डॉक्टर जायसवाल साहब से पूछा था, जायसवाल साहब आपको लगता है कि जो अभी तो उपसभापति हरिवंश जी हैं वो राज्यसभा को चलाएंगे, आपको क्या लगता है ये विधि सम्मत है? कब तक कोई अब चला सकता है? 6 महीने ज्यादा से ज्यादा? जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है हाँ, तब तक वो उपसभापति के रूप में राज्यसभा का संचालन करेंगे। और अभी जितने दिन मानसून सत्र चलना है उसके बाद सत्र के बाद जो उपसभापति के रूप में उनको कार्य का निर्वहन करना है, और उपसभापति के साथ और भी लोग सदन के जो सीनियर होते हैं समय समय पे सहयोग करते हैं, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो अभी संजय सर कह रहे थे कि जो आपका भी सवाल था कि बिहार के चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जी। तो मेरा अपना जो मानना है कि जो बिहार में प्रतिभा है और इंटेलेक्चुअलिटी, हाँ, वो उतना ही जितना प्रतिभा है जितना इंटेलेक्चुअल है उतना ही जातिवादी भी उतना ही वहां का समाज जातिवादी भी। डॉक्टर संजय साहब ने उस बात को ओके कर दिया, आपकी बात को। तो वो बड़ा मुश्किल है कि चाहे बिहार से ही आप बना दीजिए, जी एक बिहारी को ही आप बना दीजिए, तो पहले वो देखेंगे बिहारी है, फिर देखेंगे हमारी जाति वाला है कि नहीं, और हमारी जाति का है तो फिर अगड़ा वाला है कि पिछड़ा वाला है, और फिर पिछड़ा में कौन सा पिछड़ा। वहाँ इतना तरह का सामाजिक विभाजन है कि वहाँ मार्क्स जितने बड़े क्रांति का संभावना सोचा था उससे बड़ी क्रांति हो। अच्छी बात है। विभा जी, आपसे भी वहाँ का है। और जो बंगाल का है, बंगाल का सामाजिक आर्थिक समीकरण बिल्कुल अलग, उसका राष्ट्रपति के इलेक्शन से कोई लेना देना। विभा जी, आपसे भी अब एजेंडा को सम अप भी करेंगे। आपसे फाइनल कमेंट चाह रहे थे। आपने एक महत्वाकांक्षा की बात उठाई थी उपराष्ट्रपति के। मेरा ये कहना है कि शायद इनका जो ये नैरेटिव जो भी हुआ है, जो इनका रेजिग्नेशन का, ये ऑपोजिशन के हाथ में एक बहुत बड़ा उन्होंने शायद अस्त्र मिल जाए और वो इसको जो है भुनाने की कोशिश करें, इलेक्शन में एक नया नैरेटिव क्रिएट करें, एंटी बीजेपी नैरेटिव्स आ सकते हैं। सेकेंडली, यदि वो सतपाल मलिक जैसे काम करने लगे, यदि उन्होंने कुछ ऐसा दे दिया हथकंडा यदि ऑपोजिशन के हाथ में, तो बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। मतलब यू कैन नॉट से एनीथिंग, बट ऐसा हो भी सकता है। अपने इस्तीफे की बातें वो पर्दे के पीछे जो हुई हैं उसका खुलासा भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं विभा जी, मुझे लगता है शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, और ऐसे लोग कभी कभी ज्यादा बातें कर जाते हैं और उन्हें ये पता नहीं रहता है कि हम क्या बात कर गए। तो मुझे लगता है शायद वो आपने सही बातें उठाई। आपने 2-3 बिंदु भी उठाए महत्वाकांक्षा को लेकर, और कयास भी यही लग रहा है कि बहुत महत्वाकांक्षी थे और वो 27 के बाद राष्ट्रपति बनने के लिए भी ललायित थे। तो अब वो तो जब कभी वो सामने आएंगे मीडिया के सामने या वो किसी सार्वजनिक स्थल पे बात करेंगे तो हो सकता है सारी बात बयां कर जाएं वो, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड तो थे ही, वो ऐसे लोग भड़बड़िया जो लोग होते हैं वो बात कह जाते हैं। मैं सम अप भी करना चाहूंगा। डॉक्टर संजय साहब, क्या मैं अभी बारी बारी से आपके पास भी आ रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब से शुरू करता हूं। डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा खेल हुआ है इसके पीछे जो विपक्ष था उसमें कौन लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे? और दूसरा ये कि इस पूरे कांड को लेकर विशेष जो मतदाता सूची का गहन परीक्षण अभियान चल रहा है उसको भी ये विपक्ष सामने ला रहा है। तो 2 तरह की चीजें वो चल रहा है विपक्ष। क्या आपको लगता है कोई उनकी कोशिशें सफल हो पाएंगी? डॉक्टर संजय जी, अब चलिए, वो शायद मुझे लगता है नेट की प्रॉब्लम है। मैं जायसवाल साहब आपसे सम अप चाहूंगा कि अब
आपको कैसी पॉलिटिक्स दिख रही है ये इस पूरे जो सीन में? पूरा राष्ट्र उपराष्ट्रपति का एपिसोड हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी दो लेसन ले। अब जी। किसी भी जिम्मेदारी के पद पे बिना संघ के या भाजपा के पृष्ठभूमि के व्यक्ति को नहीं बिठाएंगे। हाँ। सत्यपाल मलिक से और इनसे भाजपा के लिए भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का पार्टी पॉलिटिक्स का नैरेटिव है, उसमें हाँ। अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह नहीं बैठाया जाएगा जो उनके पृष्ठभूमि उस विचारधारा से ना आता। एक ये बात बोलेगा आपने और बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट वाली बात कही। जी जी जी। जो इनका नैरेटिव बनेगा, जो नैरेटिव बिल्ड होगा, हाँ। उसके काउंटर के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही होगी कि ये कोई ना कोई नया नैरेटिव खड़ा, कोई ना कोई नया बखेड़ा इनसे खड़ा होना है। वो अभी हो, राष्ट्रपति के चुनाव के समय हो, बिहार के चुनाव के पीक पे हो या बंगाल के चुनाव के पीक, कोई ना कोई नया बखेड़ा ये खड़ा करेंगे। और आगे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सभी राजनीतिक दल जो पोजीशन में होंगे, ये अब की अपना ही व्यक्ति बैठे वो इसका नैरेटिव ले। मैं डॉक्टर विभा सारे साहब, स्पीकर से नहीं, डॉक्टर विभा जी से भी जानना चाह रहा था। डॉक्टर विभा जी, आपको क्या लगता है जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें चाणक्य, पुराने हमारे कहा जाता है चाणक्य का कोई रोल देख रही है क्या आप? क्योंकि चाणक्य से शाह को भी का जोड़ते रोल हैं, तो मौजूदा पॉलिटिक्स को भी जोड़ते हैं। चाणक्य अब तो आपका हाँ, फाइनल कमेंट चाह रहे थे कि कितने इस समय समीचीन है वो इस मॉडर्न युग में नहीं, चाणक्य? चाणक्य तो हमेशा से ही समीचीन थे। वो जो है वो कभी भी ऑब्सोलीट नहीं हुए। चाणक्य नीति जो है वो सभी विश्व में आप देखेंगे सभी राजनेता उसी पे चलते हैं। जो भी उनके जो जी। वो हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उसी पे चाणक्य नीति पर ही काम होता है। और मोदी जी और शाह जी से बड़े चाणक्य कोई हो नहीं सकते हमारे देश में। जैसा कि जिस तरीके की जी पॉलिटिक्स चलती है, वो समय जी। से पहले ही जो समझ जाते हैं कि खतरे की घंटी कहाँ है और कैसे निर्णय लिए जाए। तो हम लोग को ये विश्वास है कि जो पूर्णतः जो चाणक्य नीति पे चल रहे हैं, वो हमारे जो मोदी शाह जी हैं वो उसका पूरा पालन कर रहे हैं। और चाणक्य नीति कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होती, सभी को उसी को लेकर के चलना होता है। कोई भी राजनेता को चाणक्य नीति का पालन करना ही पड़ता है यदि उसको अपनी सत्ता बना के रखनी है तो। ऐसा मेरा मानना है। आपका धन्यवाद डॉक्टर विभा दीक्षित जी और डॉक्टर ए बी जायसवाल जी, डॉक्टर संजय कुमार जी का भी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर नए इशू पे आपको आपका जोड़ेंगे। भी सर बहुत थैंक यू। आभार। जी। आपने मेहमानों की राय जानी। कयासों की गर्मी चलती रहेगी या मोदी के ब्रिटेन दौरे से लौटने के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, या फिर बिहार के चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा? क्योंकि अभी तो बिहार के जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह जी ही राज्यसभा सभापति का पद संभाल रहे हैं। लेकिन यह तय है कि अगला उपराष्ट्रपति मोदी शाह के पिटारे में कैद है। कल फिर एजेंडा में नए विषय पर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।